के त्रिपुरा राज्य से कुछ ही बड़े कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। कतर मिडिल ईस्ट का ऐसा पहला देश है जहां फुटबॉल विश्व कप हो रहा है। वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने के बाद बीते 12 साल में कतर ने खुद को तेज़ी से बदला है। कतर की राजधानी दोहा का न सिर्फ चेहरा बदल दिया गया है बल्कि देश में नए नए स्टेडियम और होटल्स भी तैयार किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कतर की गर्मी का असर फुटबॉल वर्ल्ड कप पर न पड़े, इसीलिए पहली बार ये गेम नवंबर-दिसंबर में आयोजित हो रहे हैं। अब तक ये गर्मियों में ही होते रहे हैं। कतर ने इस गेम की मेज़बानी मिलने के बाद कुल 7 स्टेडियम तैयार किए हैं। देश में एक पुराने स्टेडियम का काया पलट किया गया, नए मेट्रो सिस्टम को तैयार किया गया, मॉडर्न शिपिंग पोर्ट बनाया गया। कतर ने अपने मेन एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया और साथ ही दोहा के नॉर्थ में एक और प्लांट शहर को खड़ा किया। जहां ये शहर बसाया गया वो जगह कुछ साल पहले तक रेगिस्तान हुआ करती थी। ये सब करने में अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से बात करें तो 3 खरब रुपए से ज़्यादा का पैसा इसमें बहाया गया। आज झरोखा के इस एपिसोड में हम जानते हैं कतर को थोड़ा करीब से। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। कतर आज अपनी नेशनल एयरलाइन कतर एयरवेज के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन अगर गुजरे दौर में वापस जाएं तो देश की पहचान हवा से नहीं बल्कि समंदर से हुआ करती थी। तब आज ही की तरह कतर के ज़्यादातर निवासी समंदर के किनारे ही रहा करते थे, और यही समंदर था जो कतर के लोगों को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़कर रखता था। इस समंदर में वे न सिर्फ फिशिंग और मोती निकालने से जुड़े काम करते थे बल्कि इंडियन ओशन तक पहुंच बनाकर वे व्यापार भी किया करते थे। 1930 के दशक से ठीक पहले तक कतर की अर्थव्यवस्था पर मोती का ही प्रभाव था। ये कारोबार देश की पूरी आबादी में से आधे लोगों को रोजगार दे रहा था। समंदर के साथ इस गहरे रिश्ते का कतर के इतिहास, विरासत और उसकी पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग 5000 से 3500 ईसा पूर्व के बीच कतर और पड़ोसी देशों के कोस्टल एरिया में ऐसी आबादी रहती थी जो शिकार करके और मछली पकड़कर गुजर बसर करती थी। इनके ठिकाने पर मछलियों की हड्डी के ढांचे पहाड़ जैसे इकट्ठा हो जाते थे। आज उनकी रिहायश का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन संभव है कि उन्होंने तब खजूर के पत्तों से आशियाना बनाया होगा। ये ठिकाने तब उस बारासती के रूप में रहे होंगे जो खाड़ी के क्षेत्रों में तेल की खोज से पहले खासे चर्चित थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया के मछुआरे अरब तट से दूर मछली पकड़ने वाले बड़े किनारों पर काम करने के बाद यहाँ आते थे। तब वे यहाँ से नमक इकट्ठा करते और मछलियों को यहाँ पर सुखाते भी थे। तब वे अपने साथ पोट्री भी लेकर आते थे और इन्हें स्थानीय लोगों को ताज़े मीट के बदले देते थे। गुजरे दौर में कतर की हमेशा से खाड़ी क्षेत्र में ट्रेड और कॉमर्स में भागीदारी रही थी। देश में तेल और फिर गैस की खोज से पहले कतर अपने भौगोलिक आकार की वजह से समंदर से जुड़ा हुआ था। एक तरह से पानी के बीचों बीच होने की वजह से ये जगह सीपियों और मछली की खेती के लिए स्वर्ग जैसी थी। सदियों से कतर प्रायद्वीप पर अलग अलग ताकतें हावी रही हैं। उबैद की संस्कृति, सेल्यूलिड से सासेनियन साम्राज्यों के प्राचीन काल और फिर इस्लाम के आगमन और अब्बासिद खलीफा, इन सभी अवधियों में खाड़ी पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कड़ी थी। कई ट्रेड रूट जो पश्चिम की ओर जाते थे वे यहीं से होकर गुजरते थे, और नतीजा ये हुआ कि कतर के कई गांव और कस्बे सीधा कारोबारियों के संपर्क में आ गए। व्यापारिक रास्ते पर कतर किसी चौराहे की तरह था। मोती, घोड़े, चंदन, तांबा, अगरबत्ती, कपड़े, मसाले और भी कई चीज़ों की अदला बदली के लिए, कारोबार करने के लिए व्यापारी अक्सर इसी के तट पर पड़ाव डालते थे। अंग्रेज़ों ने कतर से एक संधि की। इसके तहत अंग्रेज़ों ने बहरीन से कतर की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। 1916 के आसपास अंग्रेज़ों के साथ एक और संधि हुई, जिसके बाद ब्रिटेन कतर का रक्षक बन गया। कतर ने 1935 में इराक पेट्रोलियम कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद इस क्षेत्र में तेल की खोज शुरू हुई। तेल तो मिला, लेकिन 1950 तक इसका कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सका था।
कतर को 1971 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली। कतर का मुस्लिम ब्रदरहुड से कुछ रिश्ता था। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ अपने रिश्ते की वजह से कतर सऊदी, बहरीन और अमीरात की आंखों की किरकिरी भी बना रहा। ये तो हुई कतर के गुजरे ज़माने की बात। अब लौटते हैं आज की ओर। आज कतर का एक अलग रूप दिखाई देता है। राजधानी दोहा 4 दशक पहले तक एक छोटा सा कस्बा हुआ करती थी। आज मुल्क की तरक्की का आलम यह है कि यहाँ लोगों की सैलरी भी टैक्स फ्री है। कतर में बदलाव बेहद तेजी से हुआ है। गैस और तेल इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। देश की कमाई हुई तो यहाँ तरक्की की कहानियां भी लिखी गई। कतर एक ऐसा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला है जो फिंगर शेप्ड है। 3 तरफ से समंदर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। यह अरब की खाड़ी में स्थित है। देश की आबादी लगभग 30 लाख है और यहाँ सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। देश में 65% के आसपास मुस्लिम आबादी है। इसके बाद नंबर आता है हिंदू और ईसाई धर्मों का। देश की 88% से ज़्यादा आबादी 100 से ज़्यादा देशों की है जो कतर में काम करते हैं। इन्हीं लोगों ने मिलकर कतर को एक चमकता हुआ सोना बना दिया है। देश में नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया, स्मूथ हाईवे बनाए गए और एक ऐसा एयरपोर्ट जहां से धरती के हर कोने के लिए उड़ानें मिलती हैं। देश में हर बजट का घर खरीदा जा सकता है। दुनिया का हर इंटरनेशनल ब्रांड कतर में मौजूद है और इन सबसे ऊपर है टैक्स फ्री आमदनी। कतर कभी अपने तेल के लिए प्रसिद्ध रहा, लेकिन अब गैस अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुकी है। देश के पास दुनिया की प्राकृतिक गैस का लगभग 14% हिस्सा है। कतर में दुनिया भर से लोग आए और रह रहे हैं। देश में लगातार शहरीकरण भी बढ़ रहा है। देश में लगभग 90% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। कतर में सिर्फ 1% भूमि ही खेती के लायक है। इसीलिए कतर ज्यादातर खाद्य पदार्थों को इम्पोर्ट करता है। दोहा के तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ने के बावजूद कतर में एक स्याह किस्सा भी है। कई प्रवासी यहाँ आलीशान जिंदगी जीते हैं तो कुछ प्रवासी मजदूर भेदभाव, अनुचित व्यवहार और शोषण का भी सामना करते हैं। फुटबॉल विश्व कप की तैयारी को लेकर हुए कंस्ट्रक्शन के कामों में भी कई मजदूरों के शोषण और उनकी मौत की खबरें सामने आई। कतर में ग्रोसरी आमतौर पर महंगी होती है क्योंकि फूड बाहर से ही इम्पोर्ट किया जाता है। हालांकि रहने के लिहाज से इस देश में हर बजट के लिए घर मौजूद हैं। 179 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ कतर की अर्थव्यवस्था दुनिया की 54वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और गैस पर ही आधारित है। सरकारी राजस्व में तेल से हुई आमदनी का हिस्सा 70% से ज्यादा है। देश में कतरी रियाल मुद्रा है जिसे 100 दिरहम में बांटा गया है। कतर में पर कैपिटा इनकम $62,088 है। ऐसे कतरी नागरिक जो तेल, गैस या फाइनेंस से जुड़े सेक्टर में काम करते हैं उन पर तो पैसों की बरसात होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले श्रमिक थोड़ी कमाई ही कर पाते हैं। कतर से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि कतर की कुल आबादी का सिर्फ 12% ही यहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी 88% लोग बाहर से आए हुए हैं। कतर में मुख्य धर्म इस्लाम है, लेकिन क्योंकि इस देश में 100 से ज़्यादा देशों के लोग रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर मॉल में, सड़क पर और क्लबों में दूसरे कई देशों की भाषाएं सुनाई दे सकती हैं। कतर भले ही तेजी से मॉडर्न हुआ हो, लेकिन समाज में आज भी रूढ़िवाद दिखाई देता है। एक नियम है कि कतर में रहने वाले प्रवासियों को स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और परंपराओं के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। इन सब से ऊपर उन्हें इस्लामी आस्था का सम्मान करना चाहिए। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि देश में शाही परिवार की आलोचना वर्जित है। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। मिलूंगा अगली बार एक नए एपिसोड में एक नए दिलचस्प किस्से के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।